हेलो नमस्कार, मैं अर्जुन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्टडी विथ अर्जुन में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप बेहतर होंगे। दोस्तों आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जिसको हम कहते हैं सार्क। सार्क क्या है, कैसे इसकी स्थापना होती है, इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इन सब तमाम बातों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई प्रश्न आपका छूटने ना पाए। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ लेता है कि सार्क की स्थापना कब हुई थी, इसके अंतर्गत कौन कौन से कंट्री आते हैं, ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसके उद्देश्य क्या है, इन सब की चर्चा जो है इस वीडियो में करने वाले हैं ताकि आपके एग्ज़ाम में आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल हो सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं सार्क के फुल फॉर्म के बारे में। फुल फॉर्म से अर्थात सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए सार्क का फुल फॉर्म जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, अर्थात एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है, जिसका नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसके नाम से स्पष्ट है कि जो एशिया के साउथ में स्थित देश हैं उन स्थित देशों को आपस में समन्वय बना करके, पारस्परिक रूप से समन्वय बना करके उनको एक साथ लेकर चलना इस संगठन का उद्देश्य है, ठीक है। अब इसकी स्थापना देखते हैं कि इसकी स्थापना कब होती है। देखिए इसकी स्थापना का विचार था तो वो तो जब 1947 के आसपास से ही चल रहा था। 1947 से इसकी स्थापना का मतलब इस संगठन को बनाने का प्रयास चल रहा था, लेकिन 1985 में 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना होती है। इसकी स्थापना कहाँ होती है तो बांग्लादेश के अंतर्गत इसकी स्थापना की जाती है। तो उस समय जो बांग्लादेश के पीएम थे जिनका नाम था जियाउर रहमान, उनके द्वारा, उनके अथक प्रयासों के द्वारा 1985 के अंतर्गत इसकी स्थापना की जाती है। किसकी? सार्क की, ठीक है। तो उस समय जो है 1970 में उस प्रधानमंत्री थे कहाँ के? बांग्लादेश के। जियाउर रहमान उस समय बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे। उन्हीं के प्रयासों से ही 8 दिसंबर 1985 में बांग्लादेश में इसकी स्थापना की जाती है सार्क की। इसके अंतर्गत जो देश सम्मिलित हैं वो 8 देश सम्मिलित हैं। तो इस सब स्टार्टिंग में ये देश संगठित हुआ था तो उस समय मात्र 7 ही देश थे, लेकिन 2005 में भारत के अथक प्रयासों के द्वारा इसमें आपका अफ़गानिस्तान भी एंट्री किया था, लेकिन इसको पूरी तरह से मान्यता 2007 में मिलती है। तो हम कह सकते हैं जब सार्क की स्थापना हुई थी तो उस समय केवल उसके पास 7 देश थे। ये 7 देश कौन कौन थे? भारत था, पाकिस्तान था, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। ये 7 देश ऐसे थे जो उस समय स्थापना के समय से स्थित हैं। लेकिन जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान में 2007 में इसको जोड़ा जाता है सार्क के अंतर्गत। तो हम कह सकते हैं कुल मिला के 8 देश आपके इसके अंतर्गत आते हैं। एक भारत, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, ठीक है। हम इसकी राजधानी देख लेते हैं और इसकी करेंसी क्या क्या इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में जो प्रश्न बनता है वो कभी कभी एग्ज़ाम में प्रश्न जो है राजधानी से पूछ लेता है कि इसकी राजधानी कौन सी है, ठीक है, या इस राजधानी की मुद्रा, इस देश की मुद्रा क्या है, यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको मतलब एक संगठन ही लिखवा करके उसको बाकायदा हम याद करवा देंगे कि इसकी राजधानी क्या है और इसकी मुद्राएं क्या है, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सके। तो देखिए सबसे पहले जो भारत है, भारत राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। इसकी जो करेंसी आप जानते हैं, इसका करेंसी क्या है? रुपया है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है श्रीलंका। श्रीलंका के जो राजधानी है, सबसे पहले राजधानी कैडी थी, उसके बाद कोलंबो बनती है, उसके बाद जो इसकी राजधानी जयवर्धनेपुरम बनती है। तो वर्तमान में जो राजधानी इसकी है वो जयवर्धनेपुरम है। जो इसका करेंसी है वो श्रीलंकाई रुपया है, ठीक है। तो श्रीलंका जो है भारत के दक्षिण में स्थित है, ठीक है, एक आंसू के आकार का श्रीलंका है जिसको, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मालदीव। मालदीव जो है ये भी समुद्र हिंद महासागर में स्थित एक देश है जो भारत के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। इसकी राजधानी है माले, ठीक है। इसका करेंसी जो है वो है मालदीव रुपया। देखिए रुपया नहीं है, ये रुपया है। मालदीव रुपया जो यहाँ की करेंसी है, ठीक है। अब हम देखते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी जो है इस्लामाबाद है, ठीक है, और इसकी करेंसी जो है वो रुपया है। पाकिस्तानी रुपया इसकी करेंसी हो गई आपकी। अब उसके बाद देखते हैं अफ़गानिस्तान। देखिए अफ़गानिस्तान जो है 2005 में ही भारत के प्रयासों के द्वारा इसका जो है नाम को सार्क में सम्मिलित करने के लिए इसको नाम को दिया गया, लेकिन जो फाइनली इसको अप्रूवल मिलता है इसके नाम को 2007 में मिलता है। तो हम कह सकते हैं अफ़गानिस्तान जो है सार्क का मेंबर जो है 2007 में जाके बनता है। तो उस अवस्था में उस समय सार्क के कितने कंट्री हो जाते हैं? कुल मिला के 8 कंट्री सार्क के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अफ़गानिस्तान
की राजधानी काबुल, इसका जो मुद्रा है, करेंसी है, अफ़गानी रुपए है। उसके बाद देखते हैं भूटान। भूटान जो है इसकी राजधानी है थिम्पू, ठीक है। इसका जो करेंसी है उसको बोलते हैं नगुल्ट्रम, इसे करेंसी का नाम है नगुल्ट्रम और यहाँ की राजधानी है थिम्पू, ठीक। फिर अब देखते हैं नेपाल। नेपाल जो है इसकी राजधानी है काठमांडू और इसका जो करेंसी है नेपाली रुपया है। और देखते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और इसकी जो करेंसी है वो टका। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं ये 8 देश हैं जो सार्क के अंतर्गत स्थित हैं। कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफ़गानिस्तान। ये 8 देश हैं जो सार्क के अंतर्गत स्थित हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि इनकी स्थिति जो है, इन देशों की स्थिति कहाँ पे है, भारत के सापेक्ष इनकी स्थिति कहाँ पे है। जैसे देखिए श्रीलंका जो है भारत के दक्षिण में स्थित है, जो है भारत के दक्षिण में स्थित है। और मालदीव जो है भारत के दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम कह सकते हो, समुद्र के बीचों बीच में स्थित कौन सा देश है? मालदीव है। मालदीव की जो इकोनॉमी है वो बेस्ड किस पे है? आपको टूरिज्म पे बेस्ड है इसकी इकोनॉमी मालदीव की। उसके बाद देखते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान भी एक लैंडलॉक कंट्री है जो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। अर्थात पाकिस्तान जो है भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित एक लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। अफ़गानिस्तान जो है पाकिस्तान के उत्तर में है, अर्थात जहाँ की स्थिति पाकिस्तान की है, पाकिस्तान से उत्तर में जो अफ़गानिस्तान है, ठीक है। भारत के भी उत्तर में कह सकते हैं, भारत के उत्तर में ही अफ़गानिस्तान भी आपका है। भूटान जो है भारत के राज्यों से सीमा साझा करता है। वहीं नेपाल भी भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य हैं? एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है कि नेपाल की सीमा जो है भारत के कितने राज्यों से लगती है, तो 5 राज्यों से लगती है। कौन कौन सी है? उत्तराखंड है, आपकी यूपी है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और आपका सिक्किम है। ये 5 राज्य ऐसे हैं जिसकी सीमा जो है नेपाल की से लगती है भारत की, ठीक। और बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश की सीमा भारत से लगती है। सबसे लंबी अगर सीमा देखी जाती है, चाहे वो समुद्री सीमा हो और चाहे वो मतलब स्थलीय सीमा हो, बांग्लादेश की है। इसकी जो लंबाई है लगभग कुल मिला के 4096 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। बांग्लादेश की जो सीमा साझा करती है हमारे भारत देश से। तो ये लोकेशन हो गए जो हमारे भारत के आसपास स्थित देश हैं, भारत के पड़ोसी देश हैं। कितने हैं? 8 हैं। यही सार्क के मेंबर हैं। सार्क के अंतर्गत इतने ही देश आते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक। इसके उद्देश्य में देखिए क्या है। इसके बाद इसमें देखते हैं कि इसके उद्देश्य क्या क्या हैं, मतलब इस संगठन का उद्देश्य क्या है, इस संगठन को बनाने का उद्देश्य क्या है, इसके इन सबको हम समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए क्या है, सबसे पहले देखते हैं मानव संसाधन विकास एवं पर्यटन को बढ़ावा देना। अर्थात हम कह सकते हैं इस संगठन के अंतर्गत जितने भी देश हैं, उस देश में जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, मतलब मानव संसाधन हैं, इनको बढ़ाने का कार्य किया जाता है ताकि यहाँ के जितने भी लोग हैं वो उठ करके अपना एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना प्रदर्शन कर सकें। और उसके बाद इसमें पर्यटन को बढ़ावा देना, अर्थात जो यहाँ की टूरिज्म व्यवस्था है, जो यहाँ के टूरिज्म प्लेस है, इन सब चीज़ों को बढ़ाना, आपस में मिल करके वहाँ का विकास करना, वहाँ के लिए अच्छे अच्छे कार्यों को संचालित करना, इसका प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसमें कृषि एवं ग्रामीण विकास की दूसरी अवस्था है। कृषि एवं ग्रामीण विकास का मतलब ग्रामीण व्यवस्था का विकास करना, ठीक है। अर्थात कह सकते हैं इसमें कृषि एवं ग्रामीण विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य। वहाँ की देखिए क्या है कि हमारे इस देश के अंतर्गत, इस सार्क के देश के अंतर्गत जितने भी देश हैं, वहाँ की जो एग्रीकल्चर रिफॉर्मर हैं, मतलब रिसोर्सेज हैं, वहाँ बहुत कमी देखी जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा ये संगठन जितना भी है, इसके अंदर जितने भी देश आते हैं, इन देशों के अंतर्गत कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक विकासशील देश है। पहली चीज़ तो है विकासशील देश एक होने की वजह से यहाँ पे जो है रिसोर्सेज की कमी है, संसाधन की यहाँ पे कमी है। चाहे वो एग्रीकल्चर मतलब कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वो इंडस्ट्री के क्षेत्र में हो, और चाहे वो आपके किसी भी क्षेत्र में हो, वहाँ पे रिसोर्सेज की कमी होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कृषि, वहाँ की खेती को बढ़ावा देना और ग्रामीण विकास करना, वहाँ पे जो ग्रामीण मतलब गांव की अवस्था है, गांव की अवस्था में सुधार करना, दशा में सुधार करना। क्योंकि अगर देखा जाए तो अल्टीमेटली आपका भारत भी ग्रामीण देश है। यहाँ की जो 70% आबादी है ग्रामीणों में निवास करती है। तो हम कह सकते हैं जब भारत की ये स्थिति है, तो जो इससे नीचे कंट्री हैं, आपके जितने छोटे छोटे कंट्री हैं, वहाँ की स्थितियाँ इससे भी निम्नतर स्तर पे होती हैं। तो हम कह सकते हैं वहाँ की ग्रामीण व्यवस्था का विकास करना और वहाँ खेती का भी विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। उसके बाद देखते हैं पर्यावरण, प्रकृति, आपदा और बायोटेक्नोलॉजी में बढ़ावा देना। तो हम कह सकते हैं देखिए
इन्वायरमेंटल जो डिजास्टर होते रहते हैं प्राकृतिक रूप से, ये हमारे इस आसपास के देशों में बहुत होते हैं। जैसे आपका देखिए, जो आपका नेपाल भूटान है, भूटान को आप बोलते हैं लैंड थंडरबोल्ट बोलते हैं, जिसको बोलते हैं तड़ी झंझावात। यहाँ पे जो पहाड़ इतने बड़े बड़े हैं कि यहाँ के पहाड़ जो हैं बादलों को टच कर जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी तड़ी झंझावात हो गए, जैसे हमारे भारत में अंतर्गत देखिए, जैसे आप ठंडा मरुस्थल जैसे आप इसको बोलते हैं कश्मीर में, वहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं होती रहती हैं आपका। और यहाँ पे मालदीव जैसा देश हो गया, मालदीव में भी आपका जब समुद्र का जल स्तर बढ़ता है तो वहाँ के भी मतलब जो घरों में पानी चला जाता है। इस तरह से मतलब कई तरह के प्राकृतिक आपदाएं जो हैं हमारे इन देशों में देखी जाती हैं। तो इन देशों में इन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सहयोग मतलब संगठन संगठित हो करके इसके लिए कार्य करना इसका प्रमुख उद्देश्य इसका भी है, ठीक है। और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी इनका विस्तार करना, मतलब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इनका विस्तार करना इसका प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। अब देखते हैं आर्थिक एवं व्यापारिक सहयोग बढ़ाना। देखिए, आर्थिक एवं व्यापारिक सहयोग के अंतर्गत देखिए इसमें साप्टा जैसी पद्धतियाँ अपनाई गई हैं। साप्टा क्या है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जितने भी सार्क के मेंबर हैं ये सारे मेंबर आपस में फ्री ट्रेड कर सकते हैं, ये साप्टा के अंतर्गत दिया गया है। लेकिन अफसोस की बात यह, साप्टा जो एक सीमित अवस्था में रह चुका है। इसके अंतर्गत जो है केवल वस्तुओं का ही विनिमय कर सकते हैं, ना कि डिफेंस के सेक्टर में और ना कि आपका अन्य किसी क्षेत्र में इसका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ है कर सकते हैं। तो कह सकते हैं जो साप्टे की स्थितियाँ हैं अभी तक केवल वस्तुओं तक ही सीमित रह चुकी हैं, इसका भी एक निम्नतर स्तर देखा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं इसको मजबूती प्रदान करके आगे सहयोग करके इसको बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है कि आर्थिक एवं व्यापारिक सहयोग आपस में बढ़ाना, ताकि इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये देश अपने आप को मजबूती से अपने पक्ष को रख सकें, ठीक है। इसके प्रमुख उद्देश्य हो गए। अब देखते हैं सामाजिक मुद्दे। सामाजिक मुद्दे कैसे? देखिए, किन्हीं के देशों में कई देशों में सामाजिक मुद्दे आपस में उसी देश के अंतर्गत चलते रहते हैं, जहाँ की वहाँ की सरकारें जो हैं वो सही तरीके से अपने नियम कानून लागू नहीं कर पाती हैं। तो वहाँ पे शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस संगठन के द्वारा काफ़ी प्रयास किए जाते हैं कि ताकि उस देश में शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए। और सूचना एवं गरीबी का उन्मूलन करना, अर्थात वहाँ पे गरीबी को ख़त्म करना। देखिए, हमारा भारत भी एक विकासशील देश है, ठीक है। इसके अंतर्गत भी कई गरीबियाँ अभी भी विद्यमान है। तो कह सकते हैं कि जितने भी इस कंट्री में जितने भी इस संगठन में जितने भी कंट्री हैं उस कंट्री के अंतर्गत गरीबी को पूरी तरह से ख़त्म करना इसका भी प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। उसके बाद देखते हैं ऊर्जा, परिवहन एवं विज्ञान में या प्रौद्योगिकी में बढ़ावा देना। कह सकते हैं जो मतलब वो ट्रांसपोर्टेशन की स्थितियाँ हैं उसको बढ़ावा देना, चाहे वो रेल की व्यवस्था हो, चाहे फ्लाइट की व्यवस्था हो, या चाहे वहाँ की लोकल मतलब ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य हो। चाहे समुद्री जहाज़ों को माध्यम से बढ़ावा देना हो। हम कह सकते हैं कि एनर्जी के क्षेत्र में आपका चाहे सोलर एनर्जी हो, किस तरह से भी मतलब कोई भी एनर्जी हो आपका, इन सब क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में और साइंस के क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों में इस देश के माध्यम से मतलब इस संगठन के माध्यम से विकासशील देशों में इसको बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। आपका टेक्नोलॉजी में बढ़ावा देना, चाहे आप डिफेंस के सेक्टर में देख लीजिए, आप चाहे टेलीकॉम में देख लीजिए या किसी भी इंडस्ट्री में देख लीजिए, आप वहाँ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना भी इसका प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। उसके बाद देखते हैं शिक्षा, सुरक्षा एवं संस्कृति को बढ़ावा देना, अर्थात वहाँ की जो एजुकेशन व्यवस्था है उसको भी अच्छे लेवल पे ले जाना, ताकि वो अच्छे से उसकी यहाँ के मतलब वहाँ की जो है एजुकेशन व्यवस्था सुधारी जा सके और वहाँ की मतलब डिफेंस में, सुरक्षा में वहाँ की व्यवस्था की जा सके, ठीक है। वहाँ की संस्कृति को, जो वहाँ कल्चर वहाँ का है उस कल्चर को बनाए रखना और पारस्परिक रूप से आपसी मतलब सहयोग करके अपनी संस्कृति को आगे मतलब इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मंच पे ले जाना, इन सब तमाम मुद्दों का जो उद्देश्य है, सार का उद्देश्य, इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके इसको बढ़ावा देना ही इसका प्रमुख उद्देश्य माना जाता है, जिसमें सबके इतने सारे उद्देश्य दिए गए हैं और बहुत सारे उद्देश्य हैं जिसके माध्यम से आप सार की व्यवस्था स्थापना की गई थी, ठीक है। इसी के अंतर्गत आपको कुछ संगठन दिए गए हैं। संगठन में कौन कौन संगठन, जैसे आपका दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय है आपका, ये इसी के बॉडी पार्ट है, सारे के ही पार्ट हैं आपके। कौन कौन से, जैसे आपका देखिए दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, जिसका स्थापना जो है भारत में हुई है, आपके भारत के नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई है। किसकी? दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, इसी को बोलते हैं SAU, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। कहाँ पे है? भारत के नई दिल्ली में। ये प्रश्न पूछा भी है कि जो दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है कहाँ पे स्थित है, तो कह सकते हैं भारत के नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई है। उसके बाद इसके बॉडी पार्ट देखते हैं अगला, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन, ठीक है।
इसको इंग्लिश में बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं सारसो। सारसो क्या है? साउथ एशियन रीजनल आपका स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है आपका, इसको बोलते हैं सारसो। इसकी स्थापना कहाँ की गई है? बांग्लादेश के ढाका में इसकी स्थापना की गई है। उसके बाद देखते हैं सार्क विकास कोष, जिसको हम बोलते हैं सार्क डेवलपमेंट फंड। देखिए सार्क विकास कोष क्या होता है? देखिए जैसे मान लीजिए सार्क कंट्री जितने भी इसके अंतर्गत जितने देश हैं, किसी भी देश में कोई मतलब प्राकृतिक आपदाएं हो जाती हैं या कहीं कोई घटनाएं घट जाती हैं, ठीक है, कहीं कोई डिजास्टर हो जाते हैं, तो उनके मतलब उनकी सहायता के लिए एक फंड का निर्धारण किया जाता है, किसके द्वारा? SDF के द्वारा। और इसका जो हेडक्वार्टर है आपका कहाँ पे है? भूटान में इसकी स्थापना हुई है। तो हम कह सकते हैं सार्क विकास कोष आपका कहाँ पे है? आपका भूटान में स्थित है। इस तरह से सार्क पंचायत परिषद है आपका। पंचायत परिषद क्या होता है? जहाँ पे सारे मेंबर बैठ करके अपना आपसी सहयोग में, आपसी मुद्दों में बहस करते हैं, अपना बातचीत करते हैं, बातचीत करके उसका हल निकालते हैं। इसकी बैठकों के लिए आपका एक व्यवस्था की गई है, कहाँ पे? पाकिस्तान में की गई है, ठीक है। तो ये कुछ इसके बॉडी पार्ट हो गए आपके, इसमें आपका सारसो हो गया या AU हो गया, आपका SDF हो गया, ठीक है। ये कुछ आपके इसके बॉडी पार्ट हैं, किसके? सार्क के। अब हम देखते हैं कि सार्क जो है, सार्क के अंतर्गत कुछ चुनौतियां भी आती हैं, ठीक है। इसकी वजह से आपकी इसकी बैठकें बहुत कम होती हैं। क्यों होती हैं? सब समझने का प्रयास करते हैं। उसके पहले जान लीजिए आपके जो यहाँ के अभी वर्तमान में जो सार्क के अध्यक्ष हैं, इसको हम बोलते हैं महासचिव बोलते हैं। कौन है आपके? एसाला रुवान वेराकून अभी यहाँ के महासचिव हैं, अर्थात अध्यक्ष हैं। इनकी जो अध्यक्षता होती है 3 साल के लिए होती है। ये आपके 2020 से स्थित है, 2023 के लास्ट तक आपकी ये रहेंगे। कौन? महासचिव कहाँ के? सार्क के। इसकी मतलब कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं, ठीक। श्रीलंका देश के निवासी हैं और सार्क के महासचिव हैं कौन? एसाला रुवान वेराकून, ठीक है। ये सार्क कुछ आपके मुद्दे हो गए, कुछ आपके उद्देश्य हो गए, इससे क्या क्या उद्देश्य होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि सार्क की चुनौतियाँ क्या क्या सी हैं। सार्क की बैठकों में कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं और क्या इसकी बैठकें होना संभव हैं या इसकी बैठकें कब हुई थी, इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। देखिए चुनौतियों के अंदर देखते हैं बैठकों की कमी। अब देखिए बैठकों की कमी में सबसे जो इसका मेन मुद्दा आपका है, भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी संबंध है। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक चार्टर बनता है, ठीक। सार्क के अंतर्गत एक चार्टर बनता है। उस चार्टर के अंतर्गत अगर किसी भी देश ने अपनी असहमति जताई तो उसमें की ली गई जो फैसला होते हैं, जो लिए गए फैसले होते हैं, वो फैसले नाकाम हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि उस चार्टर के अंतर्गत जितने भी इसमें मेंबर हैं, उन मेंबरों की सहमति होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसी वजह से इसकी बैठकें जितनी भी होती हैं मैक्सिमम, उसमें निष्कर्ष नहीं निकलता है। अभी हाल ही में जो इसकी पहले बैठक हुई थी, देखिए इसकी जो लास्ट बैठक 2014 में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता कौन किया था? आपका इसकी अध्यक्षता नेपाल ने किया था। 2014 में इसकी लास्ट बैठक हुई थी। उसके बाद जब तालिबान की शासन व्यवस्था मतलब शासन हुआ था इस समय अफ़गानिस्तान में, उस अवस्था में भी इसकी बैठकों की योजना बनाई गई थी। कहाँ पे? यूएनओ की महासभा में, ठीक है। यूएनओ की महासभा में इसकी बैठक की व्यवस्था बनाई गई थी। लेकिन उसमें देखिए एक पॉइंट ये था कि उसकी बैठकें इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि देखिए पाकिस्तान तो चाहता था कि अफ़गानिस्तान आए, लेकिन जो अन्य देश थे ये नहीं चाहते थे कि अफ़गानिस्तान वहाँ पे शामिल हो। क्यों नहीं शामिल हो? क्योंकि देखिए अफ़गानिस्तान में वहाँ पे तख्ता पलट हुआ था। इसमें तख्ता पलट नहीं, यहाँ पे तालिबानियों का शासन हुआ था। तालिबानियों के शासन हुआ था, तो उसमें जो विदेश मंत्री बने थे, उस विदेश मंत्री के ऊपर भाई देखिए उसमें पहले कुछ समय पहले वो आतंकवादी थे, उनके ऊपर कई सारे इनाम रखे हुए थे। अगर इस अवस्था में अगर वहाँ पे शामिल होने के लिए आते हैं अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री, तो उस अवस्था में मान लो कोई गिरफ्तार कर लिया, तो ये सारी तमाम बातें थी जिस वजह से वहाँ पर बैठकें नहीं हो पाई थी। क्यों नहीं हो पाई थी? क्योंकि वहाँ अफ़गानिस्तान की उपस्थिति नहीं हो पाई थी। और पाकिस्तान और भारत का संबंध जानते हैं कि जिससे अच्छा रहता ही नहीं है, और वहाँ से ही इसकी बैठकें बहुत कम होती हैं। अभी इसकी 2014 के बाद कोई बैठक नहीं हुई है, ठीक है। अब देखते हैं साप्टा की सीमाएं। ये साप्टा क्या होता है? देखिए साप्टा जो है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। एक मतलब प्रस्ताव है जो सार्क कंट्री के द्वारा लाया गया था कि सार्क जितने मेंबर होते हैं आपस में ये आपके आपसी सहयोग करते हुए फ्री ट्रेड कर सकें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो इसका मतलब सीमा हुए वो निर्धारित कर दी गई। कैसे निर्धारित हुई है? जो साप्टा के अंतर्गत आपके जितने भी व्यापार होते हैं वो देखिए वस्तुओं तक ही सीमित रह जाते हैं। इसके अलावा जितने भी आपके डिफेंस के सेक्टर में चाहे हो गया, इन सब मतलब कि और अन्य क्षेत्रों में हो जाए तो वहाँ के जो ट्रेड होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि साप्टा की जो सीमाएँ हैं वो निश्चित कर दी गई। केवल वस्तुओं का यह व्यापार होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। अगर पूरी तरह से अगर मतलब साप्टा लागू हो जाता है तो पाकिस्तान इसमें जानते हैं कि पाकिस्तान भारत के संबंध अच्छे नहीं होते। इसी वजह से ही साप्टा की जो सीमाएं हैं आपके ये निश्चित हो चुकी हैं। किसके लिए? ट्रेड के लिए आपकी।
तीसरा पॉइंट देखिए, जैसे भारत पाकिस्तान संबंध है आपका। भारत पाकिस्तान संबंध जो है हमेशा से ही आपके विवादों में रहते हैं, कभी नॉर्मल होते ही नहीं हैं। तो इस अवस्था में भी यहाँ की जो बैठकें हैं वो हो नहीं पाती हैं। जब बैठकें होती नहीं हैं तो आपके किसी भी मुद्दे पे, किसी भी चीज़ पे आपका कोई मतलब निष्कर्ष नहीं निकलता है। सार्क के अंतर्गत क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसका कोई मतलब बहस, इसमें कोई मुद्दा, इसमें कोई मतलब निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि इसमें कैसे कैसे इसकी बैठकें होती हैं। ठीक है, ये कुछ चुनौतियाँ हो गई आपकी, जो इसके लिए आपका जिम्मेदार हैं आपके पाकिस्तान जैसे देश। अब देखते हैं महत्व, जो भारत के लिए इसके क्या महत्व होते हैं। मतलब सार्क जितने कंट्री हैं, भारत के लिए इसका क्या महत्व है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, पड़ोसी देशों की प्रमुखता। सबसे पहला जो सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो जितने भी सार्क के कंट्री हैं, इन कंट्री के अंतर्गत मतलब पड़ोसी देश जितने भारत के हैं वो भारत के फेवर में रहें। ये भारत सुनिश्चित करता है कि भारत के आपसे संबंध अच्छे रहें, ताकि उनका प्रयोग आपके अंतर्राष्ट्रीय मंच पे किसी भी मुद्दे प्रयोग कर सकें। अगर भारत का संबंध इन देशों से अच्छा रहता है तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, चाहे यूएन हो आपका, चाहे G20 हो आपका, चाहे नाटो भी हो, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, तो वहाँ से उस चीज़ को आपका आपसी मतलब एक कहते नहीं है वोटिंग प्राप्त कर सके भारत के पक्ष में। क्योंकि देखिए, इस सार्क मेंबर, सार्क कंट्री में, सार्क संगठन में आपके इस सार्क संगठन में जो भारत है सबसे पावरफुल देश माना जाता है। कैसे? क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी जो है बहुत अच्छी है आपकी, यहाँ की जीडीपी मतलब जीडीपी बहुत अच्छी है आपकी, यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा निवास करती है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि भारत इनमें एक महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है, किसमें? सार्क कंट्री के अंतर्गत। अब इसके अलावा जितने भी कंट्री सब छोटी छोटी कंट्री हैं, भारत की तुलना में काफ़ी छोटी हैं, कि जीडीपी बहुत कम होती है, जनसंख्या भी बहुत कम है। इन सब तमाम चीज़ों से आप कह सकते हैं कि पड़ोसी देश होने की वजह से भारत इनका अच्छे से मतलब लाभ ले सकता है अपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे। अगर इनसे अच्छा संबंध बना के रखता है भारत, मतलब इनसे समन्वय, पारस्परिक सहयोग बना के रखता है, तो इनसे मतलब कि कह सकते हैं कि आपस में सहयोग करके भारत का साथ दे सकते हैं ये सार्क कंट्रीज। ठीक है, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण कारण आपका जैसे राजनीतिक महत्व हो गया, आपका क्षेत्रीय स्थिरता हो गई, आपकी वैश्विक नेतृत्व की भूमिका हो गई आपकी, जिसमें आपका भारत जो है एक वर्ल्ड लीडर के रूप में उभरता हुआ दिख रहा है आपको। इन सब तमाम मतलब महत्व भारत के लिए आपके इन देशों का है। तो हम कह सकते हैं सार्क जो है, सार्क मतलब एक सहयोग संगठन है, किसके लिए? जो यहाँ पर एशिया के दक्षिण में स्थित देश हैं, ताकि पारस्परिक रूप से आपस में सहयोग करके अपने आप को आगे बढ़ा सकें, आगे अपने मतलब अंतर्राष्ट्रीय मंच पे प्रदर्शित कर सकें। ये आपके मतलब सार्क के बारे में कुछ पॉइंट हो गए, आपको कुछ बातें हो गई। ठीक है, इन सब बातों को आप अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि देखिए एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछ सकता है कि सार्क की स्थापना कब होती है आपकी, इसके मतलब महासचिव कौन है, इसके अंदर कौन कौन से देश आते हैं। ठीक है, ये कुछ पॉइंट हो गए आपके सार्क से संबंधित। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट करें, जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।